इंडिया के बारे में एक बुक लिखी गई थी जिसमें से कुछ लाइंस मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इन लाइंस के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो इसको ध्यान से सुनिए। एक शाम कई इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर्स इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक सेरेमनी के लिए हॉल में असेंबल हो रहे थे इंडिया के एक बहुत जरूरी इवेंट के लिए। इस ओकेजन के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर के घर पर 2 साउथ इंडियन पंडित आए थे। इन पंडितों ने प्राइम मिनिस्टर पर पवित्र पानी डाला, उनके माथे पे विभूति लगाई और फिर उनको सफेद कपड़े पहनाए, जिस कपड़े को कहा जाता है पीताम्बरम। अब मेरा सवाल है कि इस बुक में किस प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रही थी? नरेंद्र मोदी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू ने ये सेरेमनी करी थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी। कई लोग कहते हैं कि पंडित नेहरू सेक्युलर थे और वो मोदी जी की आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ थे। तो फिर एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर पूजा क्यों कर रहा था इंडिया की इंडिपेंडेंस पे? क्या हुई? अब आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए एक भूमि पूजन सेरेमनी कर रहे थे 6 हिंदू पंडितों के साथ, जिसके बाद उन्होंने एक सर्वधर्म प्रार्थना करी और इस इंसिडेंट के बाद प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना होने लगी। एक आर्टिकल ने लिखा कि उस पूजा के बाद जो सर्वधर्म प्रार्थना हुई उससे हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। इंडिया अब एक हिंदू कंट्री है। मैं इस चीज पर टिप्पणी नहीं देना चाहता इस वीडियो में कि प्रधानमंत्री को पूजा करनी चाहिए या नहीं, या फिर इंडिया को किस तरीके का सेक्युलरिज्म फॉलो करना चाहिए। मेरा आर्गुमेंट ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हैं तो आपको पंडित नेहरू की भी आलोचना करनी चाहिए। अब ये जरूर हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि पंडित नेहरू भी ऐसी चीजें करते थे, पर एक बार आपको पता चल गई तो आपकी लॉजिक एकदम सेम होनी चाहिए और आपको दोनों इंडिविजुअल्स की आलोचना करनी चाहिए। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि पंडित नेहरू ने तो प्राइवेट में पूजा करी जबकि प्रधानमंत्री मोदी पूरी पब्लिक में कर रहे थे, पर पंडित नेहरू ने इंडिया की पहली शिप जल उषा की लॉन्च के दिन भी ऐसी ही पूजा में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा कई और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने रिलीजियस इवेंट्स अटेंड करे हैं और मेरा मानना है कि अगर दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा कर रहे हैं तो उनकी भी आलोचना होनी चाहिए। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद ज्यादा बड़ा होता है एक चीफ मिनिस्टर के पद से, इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ये एक वैलिड आर्गुमेंट है, पर मेरे हिसाब से दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स की इतनी आलोचना नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटिक्स की इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो प्रॉब्लम्स जो मैं देखता हूँ कुछ इंडियन लिबरल्स के आर्गुमेंट्स में। मुझे पता है कि कुछ लोग क्या बोलेंगे इस वीडियो के बाद। जो लिबरल्स है वो बोलेंगे कि मैं राइट विंग के कुछ सब्सक्राइबर्स जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। जो राइट विंग के लोग हैं वो बोलेंगे कि मैंने नाथुराम गोडसे का इतना बेकार वीडियो बनाया, इस वजह से ये एक तरीका है अपनी गलती ठीक करने का। पर ये दोनों चीजें गलत है। मैं ऑनेस्टली ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो मैं ये होप करता हूँ कि आप कमेंट्स में मुझे ना अटैक करें बल्कि मेरे आर्गुमेंट्स को अटैक करें। पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताना ताकि हम ऐसी और वीडियोस बना पाए। पहला क्वेश्चन है कि लिबरल होता कौन है? एक लिबरल उस व्यक्ति को माना जाता है जो दूसरे ओपिनियंस और बिहेवियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? 17th सेंचुरी में, जब एक ऐसा समय था जब राजा और कई एलिट्स पूरी दुनिया को रूल करते थे। ये राजा रानियां डिसाइड करते थे कि उनके रीजन में लोग कैसी जिंदगी जिएंगे। पर 18th और 19th सेंचुरी में जब ये एलिट्स का रूल कम होने लगा तब लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट और पॉपुलर हुआ, जहाँ कुछ राजा रानी रूल नहीं करेंगे बल्कि सारे लोग एक समान होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये लिबरलिज्म स्पेशली पॉपुलर हुआ फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में। जब इंडिया पर अंग्रेज राज करने लग गए तो ये लिबरलिज्म का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट फिर इंडिया में आया, जब कई इंडियन लोग जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लिबरल राइटर्स से मिले जो फ्री स्पीच और इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में चर्चा करते थे। ऐसे ही आइडियाज को फिर कई इंडियन लीडर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने सती के खिलाफ आवाज उठाई और B.R. अम्बेडकर जिन्होंने दलित्स के लिए आवाज उठाई। ये आइडियाज इतने पॉपुलर हुए स्पेशली इंडियन लीडर्स के बीच कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिबरल माना जाता है। अब आज की तारीख में क्या मतलब है लिबरल शब्द का? और मेरे ख्याल से इस रेडिटर ने बहुत अच्छी तरह इस चीज को एक्सप्लेन किया है। लिबरल वो व्यक्ति है जो अंधा भक्त नहीं बन जाता किसी भी आइडियोलॉजी या फिर बिलीफ का, एक ऐसा व्यक्ति जो सवाल पूछता है। पर आज लिबरल होना एक गाली है। अब मैं इस गाली गलौज से अग्री नहीं करता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी 3 गलतियां जो मेरे हिसाब से कुछ इंडियन लिबरल्स करते हैं। पहली गलती है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की कई स्ट्रेंथ्स को मानते ही नहीं है। जैसे 2019 इलेक्शंस के बाद कुछ लिबरल्स ने बताया कि नरेंद्र मोदी का इन इलेक्शंस को जीतना ट्रैजिक और शॉकिंग था। कुछ ने तो ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने नफरत फैला दी है हमारे देश में। जैसे इस आर्टिकल पर नजर डाली, इस इलेक्शन में इंडिया ने एक ऐसे लीडर को इलेक्ट किया जो चाहता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी को कंट्रोल करे। मोदी बना क्योंकि 2002 में 2000 मुस्लिम्स मारे गए थे। नरेंद्र मोदी का री इलेक्शन ये प्रूव करता है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ फासिज्म,
लिंचिंग और वायलेंस एक्सेप्टेबल है। अब मैं बोलूंगा कि एक कंट्रोवर्शियल वीडियो है तो लोगों पर नहीं बल्कि उनके आर्गुमेंट पर फोकस करते हैं। इन लोगों का आर्गुमेंट ये है कि नरेंद्र मोदी 2019 के इलेक्शंस जीते क्योंकि वो मुस्लिम से नफरत करते हैं, पर मैं इस चीज से अग्री नहीं करता। क्या कुछ हिंदूज हैं जो ये मानते हैं कि मुस्लिम्स हमारे देश में बिलोंग नहीं करते और वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम को सबक सिखाएंगे? हाँ, ऐसे कई हिंदूज हैं हमारे देश में। पर क्या जिन 22 करोड़ 90 लाख वोटर्स ने बीजेपी के लिए वोट किया 2019 इलेक्शंस में, क्या उन सभी ने इस चीज के लिए वोट किया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम से नफरत करते हैं? नहीं। मेरे हिसाब से जब कोई ये बोलता है कि प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन जीते क्योंकि वो नफरत फैलाते हैं, तो वो उन 22 करोड़ वोटर्स को नीचा दिखाता है कि वो 22 करोड़ वोटर्स खुद सोच नहीं सकते अपनी जिंदगी के बारे में और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। लोकसभा इलेक्शंस के कुछ महीने पहले ही बीजेपी सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के असेंबली इलेक्शंस हारी थी। तो ऐसा क्यों था कि इन स्टेट इलेक्शंस के पहले ये वोटर कम्युनल थे, स्टेट इलेक्शंस के दौरान वो सेक्युलर हो गए और फिर लोकसभा इलेक्शन जब आए तो वो वापस कम्युनल हो। दिल्ली के वोटर्स ने बीजेपी को 7 सीट्स क्यों दी 2014 के इलेक्शंस में? स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में जनता का फैसला है। और फिर एक साल बाद 70 में से 67 सीट्स आम आदमी पार्टी को दी। केजरीवाल दिल्ली से एक सिंबल के तौर पर उभरे हैं। तो ये कहना कि बीजेपी बस एंटी मुस्लिम पॉलिसी की वजह से ही जीतती है, वो गलत है। मेरे परिवार में कई लोग रेगुलर बीजेपी वोटर्स हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि एंटी मुस्लिम की वजह से ही वो बीजेपी के लिए वोट नहीं करते। और क्योंकि कुछ लिबरल्स एंटी मुस्लिम के अलावा नहीं सोच पाते, वो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि मोदी सरकार की क्या स्ट्रेंथ्स रही है। जैसे मैं आपको कुछ वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताता हूँ। इस ग्राफ को देखिए। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए रूरल इंडिया में वो घर जिनके पास अब टॉयलेट्स हैं वो दुगने हो गए हैं 2012 और 2018 के बीच। 2014 में 45% इंडियन घरों में कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं था। 2016 में एक स्कीम लॉन्च करने के बाद ये नंबर 85% अब हो गया है। एस्टिमेट्स ने दिखाया कि कैसे गाँव में इंडियन महिलाएं साल के करीब 400 घंटे बस लकड़ी कलेक्ट करने में लगाती हैं ताकि वो खाना पका पाए। चूल्हे की पोल्यूशन की वजह से करीब 40 लाख लोग की जल्दी मौत हो जाती है इंडिया में। पर स्टडीज ने अब दिखाया है कि उज्ज्वला स्कीम की वजह से रूरल महिलाओं में चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम 20% तक गिर गई है। ऐसी ही चीजें हमने देखी है जल जीवन स्कीम में भी, और हमने एक वीडियो भी बनाया इसके बारे में। जब तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ये समझने की कोशिश नहीं करेगी कि वोटर्स प्रधानमंत्री मोदी को वोट क्यों दे रहे हैं, तो वो पार्टीज उन वोटर्स के साथ कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगी। दूसरी चीज जो वो नहीं समझ पाते वो है कि नरेंद्र मोदी एक डायरेक्ट कनेक्शन बैठा पाते हैं वोटर्स के साथ। जैसे विवियन मारवाहा एक ऑथर कहते हैं कि इंडिया का यूथ ऐसे लीडर्स चाहता है जो उनकी तरह बोले, पूजा करें और दिखें, और नरेंद्र मोदी वोटर्स को वही चीज दे पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि कुछ लिबरल्स ऐसी चीजें करते हैं जो लिबरल नहीं है, यानी कि वो हिपोक्रेसी दिखाते हैं। जैसे इस इवेंट के दौरान कंगना रनौत कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रही थी। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। What British left behind in the name of Congress? They were the extension of the British. अब क्या ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम है? हाँ, पर कुछ लोगों ने कहा कि कंगना रनौत को अरेस्ट कर देना चाहिए और उन पर सेडिशन के चार्जेस लगा देने चाहिए। Maharashtra Minister Nawab Malik has said there should be a case filed against Kangana Ranaut. वही सेडिशन के चार्जेस जिसके खिलाफ कई लिबरल्स ने अपनी आवाज उठाई है। अब मैं कंगना रनौत की स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता, पर लिबरलिज्म की डेफिनेशन ही यही है कि आप उन ओपिनियंस को भी सुने जिससे आप अग्री नहीं करते। अब अगर कुछ ओपिनियंस किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस की बात कर रहे हैं तो वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए किसी भी समाज में। पर ये कहना कि स्टेटमेंट के लिए कंगना रनौत को जेल में फेंक देना चाहिए, ये भी गलत है। मेरा मानना है कि चाहे सावरकर हो या फिर महात्मा गांधी, दोनों की आलोचना होनी चाहिए। एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोग कलमा का उपयोग कर रहे थे अपनी प्रोटेस्ट में। शशि थरूर ने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई, पर उल्टा फिर कुछ लोगों ने शशि थरूर की आलोचना करी। मैं शशि थरूर के आर्गुमेंट से अग्री करता हूँ। शशि थरूर का कहना था कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ और उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के खिलाफ। शशि थरूर ने ये नहीं कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी प्रोटेस्ट में ना लेकर आए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी लेकर आए, अगर हिंदू है तो हिंदू आइडेंटिटी लेकर आए। पर अगर आप प्रोटेस्ट के दौरान अपने रिलीजियस स्लोगन्स यूज करेंगे तो वो प्रोटेस्टर्स जो उस रिलीजन से नहीं है, क्या वो उस प्रोटेस्ट में इंक्लूडेड फील करेंगे? बिना रिलीजियस स्लोगन्स यूज करे भी तो आप अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी दिखा सकते हैं प्रोटेस्ट में। तीसरी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से कि ऑपोजिशन को इतना क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। अब ये जरूर है कि ज्यादा क्रिटिसिज्म
सरकार पर होना चाहिए, क्योंकि सरकार ही जिम्मेदार है पॉलिसीज के लिए। ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करने से इतना फायदा नहीं होगा। पर इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि इंडियन लिबरल्स ऑपोजिशन को भी इतना टारगेट करते हैं जितना उनको करना चाहिए। जैसे जनवरी 2013 में जब कांग्रेस की सेंट्रल सरकार थी तो रामचंद्र गुहा ने लिखा था कि राहुल गांधी ने कोई साइंस नहीं दिखाया एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के, और ना कोई इच्छा दिखाई कि वो जरूरी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। और कुछ हद तक रामचंद्र गुहा की लाइन ये सही रही जब इंडियन वोटर ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया और नरेंद्र मोदी को चूज किया। रामचंद्र गुहा मेरे हिसाब से कुछ लिबरल्स में से एक हैं जिन्होंने लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करी है। आप माने या फिर ना माने, कांग्रेस पार्टी अभी भी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है सेंटर में, और कई लोगों ने बात करी है कि कांग्रेस में एक लीडरशिप चेंज की जरूरत है। पर मेरे हिसाब से इस चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अब ये जरूर है कि करीब 25 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने एक नॉन गांधी प्रेसिडेंट चूज किया है, पर अगर आप कांग्रेस की पब्लिक इमेज देखो तो कमान तो अभी भी राहुल गांधी ही संभाल रहे पार्टी की। ये आपने भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा होगा। रामचंद्र गुहा ने तो ये भी कहा कि हिंदुत्व की लड़ाई ढंग से नहीं लड़ी जा रही क्योंकि कांग्रेस को बस एक परिवार कंट्रोल करता है। उन्होंने राहुल गांधी को 5th जनरेशन डायनेस्ट बुलाया, जबकि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सेल्फ मेड है और हार्ड वर्किंग है। फिर इस चीज के बाद रामचंद्र गुहा की भी आलोचना हुई, पर मेरे हिसाब से पब्लिक ने कई बार राहुल गांधी के बारे में अपना ओपिनियन दिया है, चाहे 2014 के इलेक्शन हो या फिर 2019 के इलेक्शंस, जब राहुल गांधी अपनी अमेठी की लोकसभा सीट हार गए थे। जनता मालिक है और जनता ने आज क्लियरली अपना डिसीजन दिया है। एक ऐसी सीट जो कांग्रेस ने 40 साल तक कंट्रोल करी थी। अगर आप ओपिनियन पोल्स की भी माने तो 53% लोग नरेंद्र मोदी को प्रेफर करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और बस 9% राहुल गांधी को। अब ये तो थी 3 प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों जरूरी है ऐसे इश्यूज को सॉल्व करना, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पॉलिटिक्स पर। 2 कारणों की वजह से। पहला कि इसकी वजह से पोलराइजेशन बढ़ती है, यानी कि दोनों साइड के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। जैसे रेडिट यूजर ने बताया कि दोनों साइड्स उन लोगों को कैंसिल करने की कोशिश करती हैं जो उनसे अग्री नहीं करता। तो या तो आप प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करते हो, आई लव यू मोदी जी, या फिर उनसे बिल्कुल नफरत। अच्छे दिन है ये, बुरे दिन आ गए हैं गरीबों के लिए। इन दोनों ऑप्शंस के बीच तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी निजी जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है। एक दिल्ली की लॉयर ने बताया कि वो तो कभी एक बीजेपी सपोर्टर को डेट ही नहीं करेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। कई लोगों के तो फ्रेंड्स ही बदल रहे हैं इस चीज की वजह से। और ये पोलराइजेशन ना हमारी पॉलिटिक्स के लिए और ना हमारे समाज के लिए अच्छी है। इसी वजह से बहुत जरूरी है ये समझना कि दूसरी साइड के आर्गुमेंट्स क्या है। पर अगर हम एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे उससे हमारे समाज का कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो डिबेट क्वालिटी है वो भी बहुत बिगड़ गई है। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है। एक बहुत फेमस कहावत है कि कभी भी हम उन लोगों से इतना सीख नहीं पाते जिनसे हम सहमत हैं। सीख हमें उन लोगों से ही मिलती है जिनके ओपिनियन से हम अग्री नहीं करते। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ऐसे ही कुछ 2 लोग थे जो कई मुद्दों पर एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ थे, जैसे विलेज एम्पावरमेंट हो या फिर दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने एक दूसरे की कई बार आलोचना करी। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कई स्पीचेस और लेटर्स लिखे गांधी जी के खिलाफ, पर दोनों ने एक दूसरे के साथ काम भी किया। जैसे BR अम्बेडकर बिल्कुल खिलाफ थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जबकि गांधी जी का मानना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एक तरीका है इंडिया की कम्युनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और फाइनली गांधी जी BR अम्बेडकर को कन्विंस कर पाए थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। एक वो डिबेट था और अब आज के डिबेट देखिए। पत्रकार हो, बोलिए की सीधी करने वाले पत्रकार हो। आज की डिबेट्स में फोकस है ही नहीं दूसरी साइड के आर्गुमेंट सुनना। उल्टा कई न्यूज चैनल्स जानबूझ के ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो एकदम एक्सट्रीम है, ये दिखाने के लिए कि दूसरी साइड कितनी बेवकूफ है। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो अब इन चीजों के सोल्यूशंस क्या है? पहली बात है कि दोनों साइड्स को समझना। इस चीज के लिए मैं आपको पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट है जॉनथन हाइट, जिन्होंने एक लिबरल और कंजर्वेटिव के बीच डिफरेंसेस बताए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में 5 बेसिक मॉरल फाउंडेशंस होती है। केयर और हार्म, यानी कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोगों को कुछ नुकसान ना पहुंचे। फेयरनेस, रेसिप्रोसिटी, यानी कि हमारे समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए। इन ग्रुप या फिर लॉयल्टी, यानी कि अगर आपकी कोई आइडेंटिटी है तो आप उस आइडेंटिटी से लॉयल है। फिर अथॉरिटी या फिर रिस्पेक्ट, यानी कि आप अपने लीडर को फॉलो करते हैं। और फिर प्योरिटी या फिर सैंक्टिटी, ये आइडिया कि कुछ चीजें प्योर होती हैं और कुछ चीजें इम्प्योर होती हैं। डिफरेंट लोग इन 5 चीजों को डिफरेंट इंपॉर्टेंस देते हैं। हाइट कहते हैं कि उनकी रिसर्च ने पाया है कि लिबरल्स पहली 2 वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि कंजर्वेटिव्स 5 वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जब कोई लिबरल दलित्स या फिर मुस्लिम्स के खिलाफ वायलेंस के बारे में बात करता है, वो पहली मॉरल फाउंडेशन के बारे में बात
बात कर रहे हैं। जब लिबरल्स गे राइट्स के बारे में बात करते हैं वो सेकंड वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। जब कंजर्वेटिव्स नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं वो थर्ड वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। जब वही कंजर्वेटिव्स प्रधानमंत्री मोदी को इतना ऊंचा पद देते हैं तो वो अथॉरिटी और रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। जब वही कंजर्वेटिव्स बीफ को बैन करने की बात करते हैं तो वो प्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली लिबरल्स पहली दो वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जबकि कंजर्वेटिव्स पांचों को इंपॉर्टेंस देते हैं। और कंजर्वेटिव्स ऐसी तीन वैल्यूज को बहुत जरूरी मानते हैं जो लिबरल्स के हिसाब से इतनी जरूरी नहीं है। इसलिए कई लिबरल्स शायद ये सोचते हैं कि बीजेपी सपोर्टर्स इतने लॉयल क्यों है प्रधानमंत्री मोदी को। वो इसलिए है क्योंकि कंजर्वेटिव्स के लिए इन ग्रुप लॉयल्टी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो मैं आपको इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, ये मैंने आपको फ्रेमवर्क इसलिए बताया है ताकि आप समझ पाओ कि दूसरी साइड जो आर्ग्यूमेंट दे रही है तो उनकी वैल्यू है क्या, वो क्यों अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हम सभी लोग इन पांचों वैल्यूज को यूज करते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि कौन से लोग कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं इन वैल्यूज को। अपने पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि आप कौन सी वैल्यूज यूज कर रहे हैं। मैं अपने आप को एक लिबरल की तरह आइडेंटिफाई करूंगा। अब मैं बाहर पला बड़ा हूँ जिसकी वजह से मैं डिफरेंट आइडेंटिटी के लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हूँ, जबकि मेरे परिवार में लोग इंडियंस के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉरेनर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बल्कि वो इन ग्रुप की वैल्यू को ज्यादा महत्व देते हैं। अब आप बोलोगे कि क्यों जरूरी है मेरे लिए दूसरी साइड की वैल्यू समझना। मैं तो उनको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं लिबरल हूँ तो मैं उनको कंजर्वेटिव से लिबरल बनाना चाहता हूँ। पर रिसर्च ने दिखाया कि किसी भी समाज को चलने के लिए हमें लिबरलिज्म भी चाहिए और कंजर्वेटिव वैल्यूज भी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ एक एक्सपेरिमेंट का, जिसने दिखाया था द कॉमन्स डिलेमा। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने कुछ लोगों को शामिल किया एक गेम खेलने के लिए। हर व्यक्ति को कुछ पैसे दिए गए और उनको कहा गया कि गेम के हर राउंड के बाद उनको कुछ पैसे देने होंगे। जो एक्सपेरिमेंटर है वो इन पैसे को डबल कर देगा और ये सारे पैसे सबके बीच में इक्वली डिवाइडेड होंगे। जैसे अगर आपने 5 रुपए दिए और मैंने 5 रुपए दिए, बीच में आ गए 10 रुपए। एक्सपेरिमेंटर इसको डबल कर देगा, हो जाएंगे 20 रुपए। फिर ये 20 रुपए डिवाइड हो जाएंगे हम दोनों के बीच, तो मुझे 10 रुपए मिल जाएंगे और आपको 10 रुपए। सो 5 रुपए से मुझे 10 रुपए हो गए। 5 रुपए दिए थे, 10 रुपए वापस आ गए, दुगना मुनाफा। पहले राउंड में सभी लोग ने अपना आधा पैसा दिया, पर दूसरे राउंड्स में कुछ लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया क्योंकि उनको पता था कि जो पैसा मिलेगा वो तो इक्वली डिवाइडेड ही होगा, वो पैसा दे ही क्यों। पर अल्टीमेटली इसकी वजह से सभी ने पैसा देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से किसी को कुछ फायदा हुआ नहीं। इसके बाद एक्सपेरिमेंटर ने एक नया रूल बनाया। उन्होंने कहा कि लोग एक दूसरे को पनिश भी कर सकते हैं अगर उनको लगे कि दूसरे लोग अपना पैसा नहीं दे रहे। जैसे ही लोगों को इस पनिशमेंट के बारे में पता चला वो फिर वापस पैसा देने लग गए। तो इससे हमें क्या सीख मिली? जॉनथन हाइट ने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि समाज चलेगा क्योंकि सब अच्छे लोग हैं। कुछ समय तक ये स्ट्रैटेजी चल जाएगी, पर उसके बाद आपको पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। और ये जो मॉरल वैल्यूज हैं इनका भी यही काम है। पहली दो वैल्यूज समाज को थोड़ी देर तक चला पाएगी, पर पनिशमेंट के लिए आपको आखिरी 3 वैल्यूज चाहिए होंगी। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि दोनों लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स की जरूरत रहती है किसी भी समाज को प्रोग्रेस करने के लिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे समाज में एक्सट्रीम चीजें बोलना अलाउ होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई कंजर्वेटिव आदमी ये बोले कि मुस्लिम्स को मार देना चाहिए तो वो भी अलाउ होना चाहिए। नहीं, किसी भी फ्रीडम की लिमिट होनी चाहिए। पर हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो लोग जो कहते हैं कि हमारी शादी में एक रिलीजियस सेरेमनी होना बहुत जरूरी है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके लिए इन ग्रुप लॉयल्टी की वैल्यू जरूरी है, चाहे आपके लिए वो ना हो। और अगर हम एक दूसरे की वैल्यू समझ नहीं पाएंगे तो हम एक दूसरे के खिलाफ आर्ग्यू भी नहीं कर पाएंगे। और बिना अच्छे डिबेट के हमारी सोसाइटी बस पोलराइज होती रहेगी, जिससे हमें ट्विटर पे लाइक्स तो मिल जाएंगे पर हमारी समाज की प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी देखना जहाँ हमने बात करी थी प्रधानमंत्री मोदी की जल जीवन स्कीम के बारे में। तो इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मुझे लगता है आप में से कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा।